आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा मन बहुत दुखी है और वीडियो भी मैं बीच में नहीं डाल पाई क्योंकि छात्रों को देख करके और इतने पेपर लीक हुए हैं अपने भारत में, 157 पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और मेरा तो रोज़ आना जाना जंतर मंतर पे ही हो रहा है क्योंकि बच्चों को, छात्र और छात्राओं का दुख देखा नहीं जा रहा है। बहुत कष्ट होता है, इतने गर्मी में बेचारे धरना पे बैठे हुए हैं और बरसात होता है, भीगते रहते हैं, केवल अपनी हक की लड़ाई के लिए, हम लोगों के हक की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि मेरा भी फर्ज बनता है कि बच्चों के साथ मैं खड़ी हूँ। तो मैं भी जितना खड़ी हो पाती हूँ, जितना कर पाती हूँ, बच्चों के लिए भी मैंने किया। और आप लोग भी जिस हिसाब से हो सके बच्चों का सपोर्ट करिए क्योंकि हम ही लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न देखिए। और कुछ कुछ पढ़ाई भी करना पड़ेगा इसी में क्योंकि कब सरकार निकाल दे, एग्ज़ाम डेट निकाल दे या वैकेंसी निकाल दे। बेशक पेपर लीक हो लेकिन अपना मन फिर भी नहीं मानता। आदमी को अपने तरीके से, अपने तरफ से पूर्ण तैयारी करके जाना चाहिए। जो होगा वो देखा जाएगा और देख ही रहे हैं कितने बच्चे जो है, कितनी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे सब कितना झेल रहे हैं। क्या ये सही हो रहा भारत में? मुझे तो बहुत कष्ट होता है देख करके। ठीक है, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में आप लोगों की क्या राय है इस पर। हाँ, चलिए प्रश्न देखिए। कोल्ब के सीखने की पद्धतियों में कौन सा संक्षिप्त संकल्पनात्मकता प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता को दर्शाती है? ये बहुत से पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैं सब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही मैं करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ऐसा नहीं है कि सीटीईटी में ही आएगा, सीटीईटी में भी आएगा, टीईटी में भी आएगा, डीएसएसबी में आएगा, केबीएस में, एनबीएस में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इस प्रश्न का क्या होगा आंसर? अभिसारक है कि अपसारक है कि शिष्य है कि समायोजक है, इसको बताना है। ठीक है, तो इसमें अभिसारक नहीं है, शिष्य भी नहीं है, समायोजक भी नहीं है, अपसारक है। अपसारक ऐसी क्रिया है जैसे इसमें आप मूर्त अनुभव, अनुभूति, ठीक है, अनुग्रहकारी अनुभूति और कार्य, अपसारी अनुभूति और देखना, आत्मसात करना, चिंतन तथा देखना, आपको पता होगा। ठीक है, और अभिसारी चिंतन और कार्य। ठीक, समझ आ गया होगा आपको। अमूर्त वैज्ञानिक विज्ञान। ठीक है, यह विधि संक्षिप्त प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता को दर्शाती है, तो यहाँ सही हो जाएगा अपसारक। इसीलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है? यह बहुत सी ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है, या अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है, रचनात्मकता को न्यूनतम करता है, संदर्भात्मकता को रोकता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप मान के चलिए इसका विकल्प जो है पहला ही सही हो जाएगा। यह बहुत सी ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब हम सूचना प्रसंस्करण में मदद कर सकते हैं, जब सूचना प्रसंस्करण में हम मदद कर सकते हो तो एक से अधिक समझ, सीखने और आकर्षक होने पर जानकारी को संसाधित करने के लिए हम अपनी इंद्रियों पर पूरा भरोसा करते हैं। ठीक है, एकाधिक इंद्रियों का उपयोग करने से अधिक संज्ञानात्मक संबंधों और संघों को अवधारणा के साथ बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह आपके छात्रों के लिए अधिक आसानी से सुलभ है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थिति में एक उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? कौन सी विधि है? खेल का समय, गृह कार्य, मूल्यांकन, परियोजना। तो इसमें आएगा परियोजना विधि। ठीक है,
ये वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि जो है वो परियोजना विधि है। अब परियोजना विधि क्या है? ये नियमित एवं व्यवस्थित रूप से स्थिर किया गया विचार एवं स्वरूप आधारित शिक्षा का लाभ छात्रों के पारस्परिक कौशल पर पड़ता है। कुल मिलाकर परियोजना आधारित शिक्षा छात्रों को वास्तविक और दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक संतुलित विविध दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, दोनों को स्वयं और एक समूह में। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? तो ये सक्रिय प्रतिभागिता पर बढ़ावा देती है। ठीक है, सक्रिय प्रतिभागिता पर बढ़ावा देती है। अन्योन्य क्रिया सत्र समूह आधारित संप्रेषण प्रेरणादायक विश्वास फीडबैक के लिए अधिक अवसर फ्लेक्सिबल लर्निंग आदि का बढ़ावा देती है। ठीक है, सक्रिय प्रतिभागिता। इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है? कौन से उपयोगी है? तो समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी, उक्त सभी। तो यहाँ उक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र भी है, चित्र भी है, प्रदर्शनी भी है। आजकल आप लोग रोज़ समाचार देख रहे होंगे, ठीक है, कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मन ही नहीं मानता होगा कि क्या हुआ, बच्चों के साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ, कितना अन्याय हो रहा है। तो समाचार के बारे में तो सभी को पता है, इसलिए ये तीनों विकल्प यहाँ का सही हो जाएगा। अब जैसे आपको पता होगा, स्कूल मीडिया उन सभी साहित्यिक, डिजिटल और तकनीकी संसाधनों को संदर्भित करता है जो शिक्षकों के लिए उपलब्ध है। जो पारंपरिक पाठ्यक्रम की सराहना करते हैं, अक्सर इन संसाधनों को स्कूल के पुस्तकालय में या स्कूल मीडिया सेंटर में रखा जाता है और छात्रों को इसमें शामिल किया जाता है। इनमें से कौन सा परियोजना विधि के रूप में जाने जाने वाली शिक्षण अध्ययन विधि की एक विशेषता है? अनुभव परिकल्पित है और इसलिए एक प्रभावी लघु आवधिक अध्ययन है। नहीं, यह खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करता है। नहीं, यह अपसारी विचार को हतोत्साहित करता है। ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यह अपसारी विचार को हतोत्साहित करता है। ठीक है, अगला है, ये भी एक परियोजना विधि पर्यावरण में छात्रों को अपने इंद्रियों के माध्यम से अपने पर्यावरण का पता लगाने और अनुभव कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक अर्थ में अपने व्यक्तिगत रुचियों से अपनी शिक्षा को निर्देशित करना चाहिए। इस विधि के में पाठ्य पुस्तकों से बहुत कम पढ़ाया जाता है और याद करने रटने के बजाय अनुभवजनित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसे कहते हैं परियोजना विधि कक्षा। उद्देश्यपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए लोकतंत्र और सहयोग पर केंद्रित है। ठीक है, इसलिए ए विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, ब्लैक बोर्ड की शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? ठीक है, श्रवण सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। श्रव्य व दृश्य उपकरण जिनमें चलचित्र व टेलीविज़न सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें आ जाएगा दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य उपकरण इनमें रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्नाफोन तथा टेप रिकॉर्ड सम्मिलित होते हैं दृश्य सहायक सामग्री में, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। अब तीसरा है, दृश्य उपकरण में श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, चित्र, चार्ट, रेखा चित्र, मॉडल, नमूने, पोस्टर, ग्राफ, नक्शे आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब सही हो गया। अगला प्रश्न है, किसने लिखा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करती है? स्वयं खोजी हुई होती है। खोजी हुई होती है। कार्ल रोजर्स, मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डीवी, लेव वाइगोट्स्की। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो कार्ल रोजर्स सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है।
तो कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कोरे ज्ञान प्राप्ति यानी संज्ञानात्मक अधिगम के स्थान पर अनुभवों से जुड़े हुए हैं। यह ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से उपयोग कर सकने वाली अधिगम यानी अनुभवजन्य अधिगम के अर्जन पर बल देता है। ये कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। समूह परियोजना कार्य के विकास में सहायक करते हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा, हाँ ये भी सही है। प्राप्ति की वैयक्तिक संवेदना, ये भी सही है। सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल, ये भी सही है। इसलिए यहाँ उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मैं नहीं बता रही हूँ, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। प्रभावी शिक्षण में शामिल है। 10वां प्रश्न है, अध्यापक सक्रिय होता है लेकिन विद्यार्थी सक्रिय हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ठीक है, ये तो विकल्प नहीं है। ठीक है। अध्यापक सक्रिय निष्क्रिय हो सकता है लेकिन विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, ये भी सही विकल्प नहीं है। अध्यापक सक्रिय होता है और विद्यार्थी भी सक्रिय होते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ उपयुक्त सभी परिस्थितियाँ, ये भी गलत है, चौथा विकल्प भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को छन छन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। कौन सा सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा? प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना नहीं, कक्षा चर्चा करना नहीं, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना नहीं, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। किसी भी प्रक्रिया प्रदर्शन करने वाले अवधारणाओं को प्रदर्शन करके दिखाना चाहिए। ठीक है। जैसे विद्यार्थी को अवधारणाओं वालों को देख करके ज्ञान का स्थायी तत्व कर सके और अवधारणाओं की अच्छी समझ हो सके। ठीक है। इसलिए जो है प्रदर्शन करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है। संघटक, शिक्षक, अध्यापक, पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक। इसमें जो है क्या सही हो जाएगा? इसमें सही होगा संघटक। ठीक है। ये सब नहीं सही होगा। शिक्षण कौशल विशिष्ट व्यवहार और क्रियाकलाप है जो विशिष्ट कार्य को प्रतिपादित करता है। शिक्षण कौशल विषय को विभिन्न घटकों में बांटकर सरल करता है, इसलिए यहाँ संघटक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी अध्ययन प्रतिभागियों के बीच पर जोर देती है। किस चीज़ पर जोर देती है? रटने द्वारा अध्ययन, व्यक्तिगत उत्कृष्टता, उत्तरदायित्व तो नहीं है, या आत्मनिर्भरता? इसमें नहीं, आत्मनिर्भरता नहीं, गलत हो गया। अंतर्निर्भरता है। ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा इसमें, ये तीनों नहीं सही होगा। अब इसका मतलब क्या है? जैसे सहकारी अध्ययन प्रतिभागियों के अंतर्निर्भरता को बढ़ाता है। सहकारी शिक्षा एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को अकादमिक और सामाजिक शिक्षण अनुभवों में व्यवस्थित करना। छात्रों को समूहों में व्यवस्थित करने की तुलना में सहकारी शिक्षा के लिए बहुत अवसर है और इसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता संरचना के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब टीएलएम पर प्रश्न है, टीएलएम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए शिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने में, शिक्षण को प्रभावी बनाने में, ठोस उदाहरण प्रदान करने में, सीखने की सुविधा प्रदान करने में। तो ये भी विकल्प गलत है, ये भी गलत है। यहाँ सही होगा शिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने में। ठीक है। टीएलएम अध्यापक अध्ययन उपकरण है जो अध्यापक के अध्ययन को रुचिकर तथा उपयोगी बनाए। इससे छात्रों को इंद्रियानुभव प्रदान किए जाते हैं। यह सामग्री की सहायता से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं जो शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब अगला है, साथ साथ कार्य करने सहकारी अधिगम की विशेषताएं हैं। समूह कार्य, सोचगत विविधता, सहयोग अधिगम। तो इसमें समूह कार्य भी सही है, सोचगत विविधता भी सही है, सहयोग अधिगम भी सही है, इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। इसमें क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु ये तो नहीं है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही होगा, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी सही नहीं है।
अब शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या, शब्दावली, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसकी ओर ही संकेत करते हैं। ठीक, अगला है रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? योग्यता, अवधान, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, अवधान। ये सब नहीं होगा सही। ये क्या है? अवधान में रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, और रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध है तथा दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था? तो गतिविधि द्वारा शिक्षण का प्रतिपादन किया था। संगीत के माध्यम से शिक्षण, ये भी किया था। सुनने, ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, ये भी किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की शुरुआत की जिसमें उन्होंने गतिविधि तथा कार्य का इस्तेमाल किया। बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे शिक्षा में उत्पादक कार्यकलाप, गतिविधि द्वारा शिक्षण, पाठ्यचर्या का उत्पादक कार्यकलाप, भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण में सह संबंध, ठीक है। अब सुनने, स्कूल और स्थानीय के बीच गृह संबंध, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी। तो इसमें संज्ञान परक ये भी सही है, संवेगात्मक ये भी सही है, क्रियापरक ये भी सही, इसलिए यहाँ चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता है जिसमें संज्ञान परक, क्रियापरक तथा संवेगात्मक संप्रत्यय पाया जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये सभी को पता होगा, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ठीक है। अब अगला विकल्प है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसमें जो विकल्प होगा यही सही होगा। सबसे पहले व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को सक्षम तथा योग्य बनाना ही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। व्यवहारिक कार्य का अनुभवपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है जो छात्रों को बुद्धिमत्तापूर्ण कैरियर चुनने में सहायक है। हाँ, तो देखिए 21वां प्रश्न देखिए, यहाँ दिया गया जैसे सामाजिक प्रगति की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, या सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी की आर्थिक, ठीक है। तो यहाँ सामाजिक प्रगति गलत है, राजनीतिक प्रगति भी गलत है, तकनीकी प्रगति भी गलत है। बिना आर्थिक प्रगति के राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए तीसरा प्रश्न यहाँ सही हो जाएगा। अब जैसे शिक्षा का एक और उद्देश्य शिक्षा में कुछ व्यावसायिक कौशल विकसित करना है, तो बिना आर्थिक प्रगति की अनुपस्थिति में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। राज्य का पहला कर्तव्य शिक्षा के लिए शैक्षणिक कौशल का एक सिस्टम और माध्यम प्रदान करना है ताकि वे देश की आर्थिक विकास में योगदान के साथ ही अपनी आजीविका कमा सके। देश को तत्काल कुशल कारीगरी, इंजीनियरों, डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रशासकों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके लिए विशेष कॉलेजों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बच्चे को अपने पसंद के पेशे का चयन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और इस पेशे में उच्चतम प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का आंसर हो गया 21 का तीसरा, आर्थिक प्रगति। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, किस में देखा जा सकता है? तो ठीक है, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ठीक है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में कैसे? इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बाल की शक्तियों का विकास करना है, बालकों का, बच्चों का, ठीक है, और उन्हें सक्रिय अन्वेषक बनाना है। अलग अलग बच्चों के अनुरूप उनकी शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही, उनके अनुरूप ही क्या करना होता है?
उनकी शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को सार्वभौमिक तथा अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विकास करना। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, ये नहीं हो सकता। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन, ये भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, ये भी नहीं है। तो यहाँ सही हो जा रहा प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें हर बच्चे को सामाजिक विकास करने का मौका मिले। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना तथा शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना होता है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक शैक्षणिक आंदोलन है। और सही बात है, अगर शिक्षा का सारे रूल नियम ईमानदारी के साथ निभाए जाएं, या शिक्षा को ईमानदारी के साथ टीचर भी शिक्षा के प्रति एकदम 100% देने लगें, तो शिक्षा में सब कुछ है। ठीक है। अब 19वीं सदी में क्या था? 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। वर्तमान समय में विभिन्न रूपों में बनी हुई है प्रगतिशील शिक्षा को 19वीं शताब्दी के पारंपरिक यूरोपीय अमेरिकी पाठ्यक्रम से अलग करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रगतिशील शिक्षा की जड़ें वर्तमान अनुभव में निहित है। ठीक है। तो समझ में आ गया प्रगतिशील के बारे में आपको। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये CTET पेपर सेकंड में आया हुआ है। ठीक है, 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? इसमें कौन से गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या है? तो ये तो नहीं है। ठीक है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? मतलब आपको बताना है। तो यहाँ विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। ये भी आया हुआ है एग्ज़ाम में CTET के। अब इसमें क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को लैटरल थिंकिंग भी कहा जाता है। यह एक समस्या के समाधान से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या के अनुक समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। इस तरह की थिंकिंग बालक में किसी समस्या समाधान करने के अनेक तरीकों को ईजाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, नहीं। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग, ये दूसरा है। ठीक है, ये भी नहीं है। परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, नहीं, ये भी नहीं है। करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, ये आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि परियोजना विधि के माध्यम से प्रगतिशील शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। इस विधि को प्रोजेक्ट योजना विधि भी कहते हैं। इस शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ। इस विधि के प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक थे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, W.H. किलपैट्रिक थे। ठीक है, समझ में आया ये विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का। अब इसमें प्रवर्तक कौन थे? यह विधि अनुभव केंद्रित के प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है और बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं का जीवन है? अब शिक्षा स्वयं का जीवन है तो स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, नहीं, ये गलत है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, हाँ, ये आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जीवन सच्चा शिक्षक है नहीं। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए नहीं। तो समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है शिक्षा या अनुभव के माध्यम से तथ्य, सूचना और कौशल प्राप्त करना। ज्ञान किसी विषय के सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का संगठन करता है। ऐसा इसलिए है कि सभी प्राणियों में वही शिक्षित है। पशुओं को हम जिस दिशा में चलने के लिए कहते हैं वे चलने लग जाते हैं, ठीक है। मनुष्य को ऐसा संभव नहीं है, वह शिक्षा प्राप्त करता है, इसलिए हर कार्य में अपनी अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को स्कूलों में सिखाई जाती है और सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आधा पेट भोजन कर लीजिए वो ठीक है, लेकिन शिक्षा से दूरी मत बनाइए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले शिक्षा को पूर्ण रूप से उसको हासिल करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड नहीं, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण ये भी नहीं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होगा? सतत एवं सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। अभी इसको समझना होगा। तो आप ये देखिए, मैं बताती हूँ। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण सही हो जाएगा, ठीक है, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन सही हो जाएगा, ठीक। ये निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन और शारीरिक दंड ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यही है कि सहयोगात्मक अधिगम में पर्यावरण को उपलब्ध कराने से अधिगम हेतु तो अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है एवं सार्थक अधिगम को बल मिलता है। इसी तरह सतत एवं समग्र मूल्यांकन से समय समय पर अधिगम के बीच आने वाली कठिनाइयों को आसानी से दूर कर लिया जाता है। शिक्षण में अधिगम का ऐसा प्रकार जिसमें हमेशा सकारात्मक पुनर्वलन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अधिगम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है, उसे कहते हैं सार्थक अधिगम कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ठीक है, तो यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्याविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, अवधारणाओं के समझ में अभाव पैदा करता है। तो इसमें ए तो नहीं है, चौथा भी, तीसरा भी नहीं, इसमें दूसरा है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित। इसमें इसका मतलब क्या है? अस्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण आदि का इस्तेमाल कक्षा में अवधारणात्मक सोच को विकसित करने का सबसे बेहतर तरीका है। किसी स्पष्ट उदाहरण के द्वारा अमूर्त तथ्यों के बारे में एक अवधारणा का निर्माण किया जाना आसान होता है। संभव है कि पहली बार तथ्यों को समझने में परेशानी हो, लेकिन एक बार समझ लेने से स्पष्ट उदाहरण का निर्माण संभव हो जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी, किसने प्रतिपादित किया था? वैसे मैं पिछले वीडियो में बताया भी है आपको, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो। अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी, किसने प्रतिपादित किया था? श्री अरविंदो ने नहीं, स्वामी दयानंद ने नहीं, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और ये कई एग्जाम में आए हुए भी हैं। कैसे किया था? अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी ने वर्धा में 1937 में दी थी और कहा था कि जिस तरह जलवायु निःशुल्क एवं अनिवार्य उपलब्ध है, उसी तरह शिक्षा भी उपलब्ध होनी चाहिए। अरविंद सर्वांग शिक्षा के समर्थक हैं। श्री अरविंद परंपरागत शिक्षा के विरोधी थे। ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं बापू महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए। उसी तरह शिक्षा भी उपलब्ध होनी चाहिए। अरविंद सर्वांग शिक्षा के समर्थक हैं। श्री अरविंद परंपरागत शिक्षा के विरोधी थे। वे जीवित रहने के लिए वातावरण से समायोजन करने के पक्ष में थे। इसी कारण वे शिक्षा का ऐसा स्वरूप चाहते हैं जो आधुनिक तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा को मशीन से बुना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, वरन इसको मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों से परिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो दिल में उतर जाए, ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है? शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं हो रहा है।
शिक्षा पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्कूल कितने बंद हो जा रहे हैं, कॉलेज कितने बंद हो जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा देश में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कौशल कार्य करने की क्षमता है किसमें है? विशेष कि सामान्य की व्यवहारिक की सैद्धांतिक? तो विशेष तो नहीं है, सामान्य भी नहीं, सैद्धांतिक भी नहीं, इसमें व्यवहारिक है। कैसे व्यवहारिक है? कुशलतापूर्व कार्य करना कौशल है। व्यवहार सीखने की परम अवस्था है। व्यवहार में कौशल प्रमाणित होता है, इसीलिए कार्य करने की व्यवहारिक और अनुप्रयोगिक अवस्था का नाम कौशल है। यह प्रवीणता का पर्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जो कुशल तकनीशियन है नहीं, एक विशेषाकृत व्यक्ति बनाने के लिए जो केवल अपने क्षेत्र के बारे में चिंताशील हो, एक ऐसा एकीकृत व्यक्ति बनाने के लिए जो जीवन से पूर्णतः व्यवहार करने में सक्षम हो। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो देखिए आप, हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 31 का क्या है, जैसे एक ऐसा एकीकृत बनाने के लिए जो जीवन से पूर्णतः व्यवहार करने में सक्षम हो। तो क्या है? मानव जाति के उसके दैवीय रूप से प्राप्त कौशलों एवं योग्यताओं को सही मायने में निखार कर उसे इंसानियत में ढालना शिक्षा का प्राथमिक एवं वास्तविक उद्देश्य है। समझ में आया? शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का एक ऐसा संचार व स्फुलिंग है ताकि वे अपने अधिगम को अपने व्यवहारिक एवं विकासात्मक लक्ष्यों के रूप ढाल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल श्रेणी कौशल का सही युग्म नहीं है? सोच, सहानुभूति, भावनात्मक तनाव को झेलना, सामाजिक आत्म जागरूकता, सोच समस्या समाधान। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें सही हो जाएगा सोच सहानुभूति। कैसे? जैसे चिंतन और समानुभूति सही युग्म नहीं है। समानुभूति पराई सोच व अनुभव को अपने जैसा सोचने की अनुभूति है, जैसे कि दूसरों की स्थिति को समझना, उसके अवबोध एवं भावनाओं को उसी के नज़रिए से समझना और तदनुसार दूसरे भारतीयों को भी वैसा ही संप्रेषित करना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, उसके बारे में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह अनुप्रयोग कौशल के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? लागू करना, निरूपण करना, स्पष्ट करना, परीक्षण करना। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। परीक्षण करना। कैसे परीक्षण करना होगा? जैसे एप्लीकेशन ऐसा शब्द कौशल है जो शब्दों को उपयोग, प्रदर्शन, उदाहरण, परीक्षण आदि करता है। एप्लीकेशन इस्तेमाल करने या कराने की योग्यता हो जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं। इसीलिए यहाँ हो गया आंसर सही हो गया परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, वैसे इसका विकल्प भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें परीक्षण करना, तो इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बोला। इसमें क्या क्या है? चौथा, इसमें तो सभी सही है भाई। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लागू करना ये भी सही है, स्पष्ट करना ये भी सही है, परीक्षण करना ये भी सही है, निरूपण करना ये भी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह अनुप्रयोग कौशल के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो ये जो है लागू करना भी है, स्पष्ट करना भी है, निरूपण करना भी है, परीक्षण करना भी है। समझ में आया आपके? तो यहाँ इसलिए फोर्थ सही हो जाएगा, मतलब वहाँ चारों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये PRT में आया हुआ है, DSSB में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कारण नहीं है जिसके अनुसार अनुभूति विकसित होते बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्या है इसमें? तो बच्चे के दृष्टिकोण का विवेकीकरण, स्मृति, ज्ञानार्जन, हाथ आँख समन्वय। ठीक है,
तो ये नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चे के दृष्टिकोण का विवेकीकरण, ये सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को विचार को तर्क संगत बनाना उन कारणों में नहीं है जिससे प्रत्यक्षीकरण अथवा अवबोधन एक विवेक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षीकरण मानव व्यवहार की समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जगत के परिवेश को नज़दीकी से देखता और जीवन के समस्याओं को देखने का नज़रिया भी भिन्न भिन्न होता है। अतः प्रत्यक्षीकरण हमारे परिवेश में घटित व्यवहारों का अनुभव मात्र नहीं है, बल्कि यह हमें अपने परिवेश व वातावरण के भीतर कार्य करने को प्रेरित करता है, जैसे आप देख रहे हैं हो रहा है अभी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से गतिविधियां ऐसी हैं जिनसे बच्चों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जाती है? आविष्कार, बहुउपयोग, अनुप्रास, रटकर सीखना। तो इनमें से कौन सा होगा? तो पहला भी है, पहला है, ठीक है। दूसरा है बहुउपयोग, ये भी है, ठीक है। तीसरा है अनुप्रास, ठीक। तो इसलिए यहाँ विकल्प सही हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। रटकर सीखने से नहीं आता है, ठीक है। कैसे? इसमें आपको लगेगा क्या है इसमें, जैसे सृजनशीलता को प्राकृतिक क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्तिगत गुणों के साथ आदमी पैदा तो होता है, किंतु सृजनात्मकता एक ऐसी कौशल है जिसे सीखा जाता है। बच्चों में सृजनशीलता के विकास हेतु खोजी वृत्ति, बहुविध प्रयोगों, जानकारियों एवं अपसारी चिंतन आदि संबंध गतिविधियों में भाग लेने पर जोर दिया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक संरचनात्मक कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रयोग ये भी किया जाता है, परियोजना कार्य ये भी किया जाता है, दृश्य ये भी किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण ये भी किया जाता है, कक्षा चर्चा ये भी किया जाता है। ये तो सभी को पता है, तो इसलिए यहाँ तीसरा सही हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब अगला है, मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता के विकास में क्या सम्मिलित है? इसमें क्या सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें जो है पाठ सीखने की प्रवृत्ति, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में जाना, केवल एक, ना ही ना, इसमें कौन होगा? तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो इसमें चौथा हो गया, केवल दूसरा, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में जानना। ये पता होगा लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस का अर्थ है किसी को खुद की सोच और रणनीति के बारे में जानना व जागरूक रहना। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस बारे में मेटा कॉग्निटिव जागरूकता उन्हें सतर्क बनाती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद मूलक कृत्य का हिस्सा है? स्वनिर्देशन तथा स्वरुचि के अवसर प्रदान करना, परस्पर विश्वास और सम्मान का वातावरण निर्मित करना, विविधता का मूल्यांकन करना। आप भी बताइएगा। बृहत्तर समझ तथा आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए सक्रिय आत्मचिंतन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, बृहत्तर समझ तथा आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए सक्रिय आत्मचिंतन को बढ़ावा देना, विकल्प 4 हो जाएगा। कैसे? संवाद मूलक कृत्य बेहतर एवं बृहत्तर समझ एवं चेतना को विकसित करने हेतु अंतः क्रियात्मक भूमिका, इंटरेक्टिव रोल का एक भाग है। अंतः क्रियात्मक शिक्षण विधि से विद्यार्थी में समस्या समाधान और समीक्षात्मक चिंतन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलती है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों को स्वयं से अपने अधिगम के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सिखाया जाना चाहिए ताकि वे पाठ्य सामग्री और प्रक्रिया पर चिंतन कर सकें। तो इसमें स्वमूल्यांकन, तुलना, स्वयं से प्रश्न करना, अनुमान लगाना। तो इसमें आंसर होगा स्वमूल्यांकन नहीं होगा, तुलना भी नहीं, अनुमान लगाना भी नहीं है, स्वयं से प्रश्न करना। जैसे किसी विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को जानने के क्रम में विद्यार्थी को अपने अधिगम के बारे में खुद से प्रश्न पूछने की क्रिया आत्म प्रश्न, सेल्फ क्वेश्चनिंग कहलाती है। अतः आत्म प्रश्न क्रिया द्वारा व्यक्ति के खुद के कर्मों एवं उद्देश्यों का परीक्षण हो जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी और कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ठीक है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है।
और बच्चों की बहुत मांग थी कि मैडम आप शिक्षा मनोविज्ञान पर भी बनाइए, सीटीईटी का भी कुछ पेपर बनाइए, तो इसलिए जो है मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। कैसा लगा आप बताइएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।